भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन। राजनीति के हाशिए पर खड़ी इनेलो अब वापसी के लिए छटपटा रही है। दुकान में माल पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए जमात में संकेत देने के लिए बसपा के कुछ फुस हो चुके नेताओं को इनेलो ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। फुस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव में या जब भी ये नेता बसपा में अहम किरदार में थे, कोई गुल नहीं खिला सके। इनकी मौजूदगी के बावजूद बसपा ने हरियाणा की राजनीति में कोई धमाका नहीं किया, कोई तीर नहीं मारा। बसपा के इन कथित कर्णधारों के इनेलो में जाने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बसपा का इनेलो में मर्ज हो गया है या फिर चंद नेता ही इनेलो में दाखिल हुए हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का आधार उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा में बसपा की भूमिका सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान ही दिखाई देती है और ये भूमिका भी सिर्फ सौदेबाजी तक सिमट कर रह जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद ये नहीं भूलना चाहिए कि बसपा का एक खास वोट बैंक भी है जो सिर्फ हाथी के निशान को देखता है। उसे किसी नेता से कोई सरोकार नहीं है, नीले झंडे के नीचे रहना ही उसकी पसंद है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि इनेलो में शामिल होने वाले सिर्फ सफ़ेद पोस्ट नेता हैं, वोटर नहीं। राजनीतिक आंकड़ों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का अधिकांश वोटर अनुसूचित जाति से संबंध रखता है। काबिले गौर ये भी है कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला एक बड़ा वोट बैंक पिछले कुछ सालों में कांग्रेस से खिसक गया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक बीजेपी से नाराज होने वाले सबसे बड़े वोट बैंक के तौर पर देखा गया। बीजेपी से इस वोट बैंक की नाराजगी को जेजेपी ने वक्त रहते भांप लिया और एक बड़े वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ करने में कामयाब भी हुई। उसी की बदौलत जेजेपी हरियाणा में 10 सीट लेने में सफल भी रही। सरकार में शामिल होने के तुरंत बाद जेजेपी की तरफ से एक मंत्री अनूप धानक को बनाने के पीछे भी कम से कम एक मकसद यही था कि एससी वोट बैंक को ये संदेश दिया जाए कि जेजेपी उनका ख्याल रख रही है। अब इनेलो को भी लगता है कि बीजेपी से नाराज इस वोट बैंक पर सेंध लगाई जा सकती है। लेकिन चंद नेता बसपा के दुर्ग में से कितनी ईंटें निकाल पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त भी हरियाणा के कद्दावर नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की गिनती होती है। जो करारा भाषण आज भी ओम प्रकाश चौटाला दे सकते हैं वो किसी और की कुव्वत नहीं है, लेकिन भाषणों से काम नहीं चलता है, यहाँ पर वोटों की अहमियत होगी। इसके बाद कांग्रेस की निगाहें भी अब इसी वोट बैंक पर गड़ गई हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और नेता इसी तरह कलाबाजी करते हुए नजर आएँ। बीजेपी की बात करें तो आज के दिन भी जब इस सरकार को हरियाणा में राज करते हुए करीब करीब 6 साल हो गए हैं, एससी वोट बैंक को अपने साथ करने में फेल रही है। इन सब के बीच बड़ा किस्सा ये भी है कि बड़ौदा उपचुनाव में हर पार्टी अपने स्तर पर कम बैक करना चाहती है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां भी हैं। बीजेपी की मजबूरी ये है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत नहीं मिला। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि बीजेपी को लोगों ने ठुकरा दिया है और ऐसे में बीजेपी को लगता है कि बड़ौदा चुनाव में अगर जीत हासिल करते हैं तो संकेत न सिर्फ पार्टी बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में भी जाता है। और अगर बीजेपी इस उपचुनाव में फिसड्डी साबित होती है तो सीधी उंगली सीएम की कुर्सी पर उठेगी। कांग्रेस की भी अपनी मजबूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ माना जाता है। चूँकि श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और वो कांग्रेस के ही विधायक थे। ऐसे में अपने वर्चस्व को बचाने के लिए कांग्रेस और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट पर अपनी जान लड़ा देंगे। अगर कांग्रेस की सीट पर कोई चूक होती है तो इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आ सकती है। इनेलो के लिए बड़ौदा उपचुनाव एक चांस हो सकता है। हालांकि इनेलो के लिए फिलहाल तो कोई आसार इस सीट पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मैदान खाली है और इनेलो चाहे तो लड़ाई लड़ सकती है। कहावत आपने सुनी होगी, खोता वही है जिसके पास कुछ होता है, लेकिन खोने के लिए इनेलो के पास फिलहाल कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले आप देख चुके हैं जिस तरह जहाज डूबने से पहले चूहे बाहर निकल आते हैं, इसी तरह से इनेलो भी खाली हो चुकी थी। लेकिन अब इस उपचुनाव से पहले ही सबसे बेहतर स्थिति में जेजेपी दिखाई दे रही है। उसकी भी वजह हम आपको बता देते हैं। ये करीब करीब तय है कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी और ये भी जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये सीट कम से कम जेजेपी को नहीं देगी। तो इसके मायने ये है कि बीजेपी का कैंडिडेट इस चुनाव में उतरेगा। और अगर बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर भी लेती है तो इसका श्रेय लेने में जेजेपी भी पीछे नहीं हटेगी। और अगर बीजेपी हार भी जाती है तो जेजेपी पर इस बात का फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास कहने के लिए यह होगा कि लोगों ने बीजेपी को नापसंद किया है, जेजेपी को नहीं। लेकिन इन तमाम संभावनाओं के साथ ही इस बात की संभावना भी है कि उठापटक का ये खेल आने वाले दिनों में और तेज़ होने वाला है। घोषणाओं और वायदों की बारिश होगी। प्रदेश के तमाम नेता इसी हलके में जल्द ही डेरा डालते हुए नजर आएंगे। बड़ौदा उपचुनाव पर हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी और आपको हर अपडेट से वाकिफ़ करवाएंगे।
तब तक आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।